Hey guys, it's Rishabh Jain at the Logical Owl. Hope you're having a great day. तो कल तक हमने बात करी थी अबाउट सॉल्विंग लीनियर इंटरपोलेशन इक्वेशंस और हमने इक्वेशन ऑफ वैल्यू देखी और हमने ये देखा कि अगर हमारे को नेगेटिव और पॉजिटिव कैश फ्लोज गिवन है किसी सेटिंग में तो हम कैसे हमारा रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। अब जनरली क्या होता है, जो हमको इस चैप्टर में बात की गई है वो इस तरीके की सेटिंग की गई है। ये जो एग्जाम्पल है ये एक तरीके से बॉन्ड का एग्जाम्पल है जिसके अंदर आपको रेगुलर कूपन्स मिलते हैं। इसमें क्या होता है, आपको टाइम 0 पे एक प्राइस पे करना होता है और उसके बदले में आपको कुछ पॉजिटिव कैश फ्लोज मिलते हैं n ईयर्स तक। और वो पॉजिटिव कैश फ्लोज कितने होते हैं, लेट्स से वो d होते हैं, तो आपको d यहाँ मिलेगा, d हेयर एंड सो ऑन। आपको d ईयर्स तक हर ईयर के एंड में आपको एक कैश फ्लो मिलेगा d का। और इसी के साथ में जब आपका पूरा टर्म कंप्लीट हो जाता है n ईयर्स का तो आपको एक रिडेम्पशन वैल्यू भी मिलती है। उस रिडेम्पशन वैल्यू को बोलते हैं r। यानी कि जो एन टाइम पे आपको दो पेमेंट्स हो रहे हैं, एक तो जो रेगुलर पेमेंट्स आपको मिलना है, रेगुलर इनकम, वो प्लस एक रिडेम्पशन अमाउंट। तो ये हमारी एक नॉर्मल सेटिंग है। इसके अंदर जो पेमेंट मिलता है हमें वो हर टाइम के एंड में मिलेगा हमको, और ये हमारा एक नॉर्मल बॉन्ड होता है विद इनकम। इन इनकम को जनरली कूपन्स भी बोलते हैं। तो अब अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, अगर मैं इस वाले सेटिंग में, इस वाले अरेंजमेंट में अगर मैं इक्वेशन ऑफ वैल्यू यूज़ करूँगा, अगर मुझे सपोज यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको ना जनरली देखो वेरिएबल्स कितने हैं, यहाँ पे p है, d है, r है, n है और i है। ये 5 चीज़ें यहाँ पे हैं। इनमें से आपको 4 चीज़ें दे दी जाएंगी और आपको एक जनरली एक चीज़ पूछी जाएगी। तो उसमें क्या होगा, आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, p इक्वल्स टू, इसमें कोई डाउट आपको? हमारा जो आउटवर्ड पेमेंट है वो 1 है, उसकी वैल्यू हमने इक्वेट कर दी हमारे बाकी इनकम्स की प्रेजेंट वैल्यू से। तो आउटवर्ड की प्रेजेंट वैल्यू टाइम 0 पे इस p, और जो हमारी इनकम है यानी कि ये जो d वाले पार्ट हैं और प्लस ये वाला जो पार्ट है हमारा, इनकी वैल्यू आ गई हमारी टाइम 0 पे DAN प्लस RVN से। अब हम कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं जहाँ पे हमको अलग अलग केसेस दिए हुए होंगे और हमको अलग अलग वैल्यूज़ निकालनी होगी। सो फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस में हमको गिवन है या d इक्वल टू 5, इंटरेस्ट रेट गिवन इज 10%, our redemption value is 125 and n इक्वल टू 10 and we have to calculate p। तो ये तो बहुत नॉर्मल सा केस हो गया। इसमें क्या होगा, जो आपका p होगा वो कितना होगा, आपके 5 रुपीज़ की पेमेंट है एट द एंड ऑफ एवरी ईयर टिल 10 ईयर्स, और प्लस 125 भी मिलना है आपको एक्स्ट्रा एट द एंड ऑफ द 10th ईयर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A10 की वैल्यू हम देख लेंगे टेबल्स में से एट द रेट ऑफ 10%, ये आएगी आपकी 6.1446 प्लस 125 इंटू V10 हमारा हो जाएगा 0.38554। तो हमारी वैल्यू निकल के आ गई 78.92। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 78.92 इन्वेस्ट करेंगे टाइम 0 पे, तो आपको अगर इस तरीके से पेमेंट मिलेंगे एट द एंड ऑफ एवरी ईयर 10 ईयर्स तक, और एक रिडेम्पशन वैल्यू 10th ईयर पे, तो आपने जो इंटरेस्ट अर्न किया डेट इज 10%। अब एक एग्जांपल और है। इस एग्जांपल में क्या बोला है आपको, इस एग्जांपल में बोला है कि इफ़ योर d इज इक्वल्स टू IR देन शो डैट R इक्वल टू P। अब इस केस में क्या करेंगे, तो कैसे प्रूव करेंगे, इसमें क्या है, जो हमारे पेमेंट्स हो रहे हैं ना एट द एंड ऑफ ईयर, वो क्या है हमारा I इंटू R। I हमारी इंटरेस्ट रेट है। लेट्स से हमने 0 टाइम पे R अमाउंट इन्वेस्ट किया, लेट्स से, ठीक है। तो हमारा IR का मतलब क्या होगा, IR हमारा, एक बार के लिए आप इसको एज अ D मत देखो। नॉर्मली अगर आपने लेट्स से कोई टाइम, आपने 0 टाइम पे लेट्स से कोई X अमाउंट इन्वेस्ट किया, ठीक है, लेट्स से 5 ईयर्स के लिए, और फर्स्ट ईयर के एंड में मेरे को निकालना है कि मुझे कितना इंटरेस्ट अर्न करा फर्स्ट ईयर के एंड में।
तो मैं कैसे निकालता हूँ, x इंटू आई, यही तो करता हूँ मैं। इंटरेस्ट मेरी आई जो मेरी होती है इफेक्टिव एनुअल रेट होती है। तो यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, लेट्स से अगर मैंने आर इन्वेस्ट करा तो हर टाइम पीरियड पे मैं जो पेमेंट कर रहा हूँ कितनी कर रहा हूँ, आई इंटू आर। यानी कि अगर मैंने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए टाइम 0 पे, तो टाइम 1 पे मैं पेमेंट कर रहा हूँ 100 इंटू लेट्स से आर इंटरेस्ट रेट इज 10%, तो 10 रुपीज़ का पेमेंट कर रहा हूँ मैं। यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड में अगर मैंने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे तो फर्स्ट ईयर के एंड में मेरा बैलेंस होना चाहिए था 110, लेकिन 10 मैंने पे कर दिया तो अगेन मेरा बैलेंस कितना हो गया, वापस 100 हो गया ना, क्योंकि 10 तो मैंने पे कर चुका, 10 मैंने यहाँ पे कर दिया इस जगह पे। सिमिलरली सेकंड ईयर में अगेन मेरा पेमेंट किस पे कैलकुलेट होगा, 100 रुपीज़ पे, क्योंकि मैंने जो मेरा बैलेंस है अभी भी 100 रुपीज़ है, 10 तो मैंने पे कर दिया। अगेन ये अमाउंट आएगा 10 रुपीज़ का, ये अगेन मैंने पे कर दिया बैंक अकाउंट में से या जिस भी अकाउंट में मैंने इन्वेस्ट करा है। अगेन उस अकाउंट में बैलेंस कितना रह गया, 100 रुपीज़। इस तरीके से मेरा चलता रहेगा। 10th ईयर पे भी क्या होगा, मेरा बैलेंस निकल के आएगा 110, लेकिन अगेन मैं 10 पे कर दूंगा तो मेरे अकाउंट में कितना रहा, 100 रुपीज़। तो मेरा रिडेम्पशन अमाउंट कितना हो जाएगा, बचा हुआ अमाउंट में सारा वापस दे दूंगा 100 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या समझ में आया हमको, कि अगर आपकी पेमेंट इस तरीके से है कि आपको जो मिल रहा है अमाउंट वो आपने जितना इन्वेस्ट किया था उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, तो एंड में जो आपको रिडेम्पशन अमाउंट बचेगा वो कितना होगा, जितना आपने इन्वेस्ट किया था। तो ये यहाँ पे प्रूव करने के लिए कहा था उसने। तो प्रूफ आप जनरली कर सकते हो, मैं आपको बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि ये वाला प्रूफ आप खुद ट्राई कीजिएगा, इससे आपको और भी चीज़ें समझ में आएंगी। ट्राई दिस योरसेल्फ। और बल्कि आप अभी वीडियो को पॉज करिए एक बार और खुद ट्राई करें कि आप कैसे प्रूव करेंगे, देन आप आगे बढ़िएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या आपको गिवन है P इक्वल टू आपको निकालना है D। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी इस तरीके से, D A10 प्लस 125 V10। हम यहाँ पे 7.75% इंटरेस्ट दे रखा है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेट्स से जो हमारा D10 निकल के आया, A10 निकल के आया, A10 कैसा आएगा, 1 माइनस 1.0775 तो वो हमारा आएगा तो इससे आपका जब आपको सॉल्व करेंगे पूरा तो आपका D निकल के आएगा 127.12 माइनस 125 इंटू 0.47405 अपॉन 6.7864 इक्वल टू 10। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। हमारा मेन मोटिव जो है वो P और D कैलकुलेट करना नहीं है, हमारा मेन मोटिव है कैलकुलेट करना I। इसी तरीके से एग्जाम्पल गिवन है, उसके अंदर आपको n निकालने के लिए बोला है, ये भी आप खुद ट्राई करें एग्जाम्पल। इसमें आपको गिवन है P इक्वल टू 78.92, D आपको गिवन है 5, R गिवन है 125 एंड I इक्वल टू 0.1 एंड आपको निकालना है n। ये भी आप खुद ट्राई करें एक बार। अब हम चलते हैं हमारे मेन मोटिव पे, जहाँ पे हमको निकालना है I। यही हमारा मेन टास्क है चैप्टर में सीखने का, और ये टॉपिक जो है बहुत काम आएगा आपके। इस टॉपिक पे से पक्का एक क्वेश्चन आता ही है ऑलमोस्ट, जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए कहा जाएगा इंटरपोलेशन से। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे लास्ट एग्जांपल जो था हमारा लास्ट वीडियो में, हमने क्या किया था, हमारा एक पेमेंट था यहाँ पे, एक पेमेंट था टाइम 5 पे 60 का और एक था टाइम 10 पे 60 का। इस केस में क्या बन रहा था, इस केस में जब हमने सॉल्व करना तो हमारी इक्वेशन जो थी वो क्वाड्रेटिक बन रही थी। तो क्वाड्रेटिक बन रही तो हमने जनरल मेथड से सॉल्व कर लिया, लेकिन अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे जो आपको पेमेंट्स हैं वो इस तरीके से गिवन है।
यहाँ आपको बोला है कि आपको 75 रुपीज़ इन्वेस्ट करें आपने टाइम 0 पे, जो आपको पेमेंट्स मिले इंटरेस्ट के वो इस तरीके से मिले। और जो रिडेम्पशन वैल्यू है वो 125 है। अगर इस तरीके का आपका अरेंजमेंट रहा है तो आपको बताना है कि आपने कितना इंटरेस्ट इस पे कमाया। योर मोटिव इज टू कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट आई। तो पहले हम कैसे प्रोसीड करेंगे, पहले हम जो जनरल करते हैं अभी तक वही करेंगे। हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी P इंटू 5A10 प्लस 125 V10। इसमें कुछ नया नहीं है, इसको हम सॉल्व करेंगे। हमको P गिवन है 75 रुपीज़, फाइव 1 माइनस V10 अपॉन आई प्लस 125 V10। अब हमारा मोटिव क्या है, ये हमारा फंक्शन आ गया एफ आई, जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। ये हमारा एफ आई आ गया। हमारा मोटिव है कि हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, एक ऐसी इंटरेस्ट रेट चाहिए हमको ताकि जब हम इसमें पुट करें तो हमारा आंसर 75 आ जाए। अपना मोटिव क्या रहेगा, अपना मोटिव है कि अपने को बिल्कुल एग्जैक्टली पहले अपने को गैस करनी पड़ेंगी वैल्यूज़। हमारे को ऐसी वैल्यू चाहिए कि हमारा आंसर 75 आ जाए, ऐसा आई चाहिए अपने को। अपन क्या करेंगे, अपन इस आई के आसपास कुछ गैसेस करेंगे और अपन ऐसे दो आई ढूंढ लेंगे, I1 और I2, जहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही है ना उनके बीच में 75 आता हो। लेट्स से हमने I1 ढूंढा, उसकी वैल्यू 73 आती है, एंड लेट्स से हमने I2 ढूंढा, उसकी वैल्यू कितनी आती है, 76 आती है। तो 75 इनके बीच में आ रहा है। अगर हमको ऐसी दो I1 और I2 मिल गए जिन पे वैल्यू 73 और 76 है, तो उनके बीच में इंटरपोलेट करके हम हमारा आंसर निकाल सकते हैं। तो ये I1 और I2 कैसे ढूंढते हैं, ये आपको करना पड़ता है इसके लिए हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का मतलब आप डायरेक्टली कोई मेथड नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए, आपको गैस करना पड़ेगा। लेकिन आपके बुक में दो तरीके बताए हैं सॉल्व करने के लिए। ऑल्दो मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा, सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ये एग्ज़ाम में ये तरीके काम में लें। आपको दो मेथड गिवन है, वो दोनों मेथड एक बार डिस्कस कर लेते हैं अपन, ताकि अपने को एक आइडिया रहे। ऑल्दो हमको यूज़ नहीं करने हैं मेथड। मेथड 1 है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में क्या करेंगे हम, हमारे पास अभी क्या है, हमारे पास जो पेमेंट्स हो रहे हैं वो हर टाइम पे हो रहे हैं 10 टाइम तक। वेटेड एवरेज में क्या करा, इन्होंने बोला कि आपको 10 पेमेंट्स मिलने 5 रुपीज़ के, यानी कि इन टोटल यू विल गेट 50 रुपीज़। तो आप 10 टाइम्स की बजाय ऐसा कोई एवरेज टाइम निकाल लो एक, और वहाँ पे 50 रुपीज़ ले लो। मैं आपको बता देता हूँ आंसर 8.7 आने वाला है हमारा एवरेज, और कैसा आएगा वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो आप 5 रुपीज़ करके 10 टाइम्स ले लो, या ऑन एन एवरेज आप 50 रुपीज़ टाइम 8.7 पे ले लो, बात एक ही है। ठीक है, अभी एवरेज टाइम कैसे निकाला इन्होंने ये बताते हैं। हम वेटेड एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। वेटेड एवरेज में हम क्या करते हैं, जिस चीज़ का हमको एवरेज लेना होता है, लेट्स से हमको एक्स का एवरेज लेना है, एक्स आई का, और हमारे जो वेट्स हैं लेट्स से वो हैं वेट डब्ल्यू आई, यानी कि x1 x2 x3 ऐसे लेके x10 तक। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे 10 चीज़ें हैं और हमको उनके वेट्स भी गिवन है W1 W2। तो हम कैसे निकालते हैं वेटेड एवरेज, हम मल्टीप्लाई करते हैं xi इंटू WI और हम उनका सम करते हैं i = 1 to 10 डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ वेट्स। ये हमारा मेथड होता है कैलकुलेट करने का वेटेड एवरेज। यहाँ पे जो हमको जो एवरेज लेना है वो लेना है हमको टाइम का। हमको एक एवरेज टाइम चाहिए, हमको 10 की बजाय एक नॉर्मल एवरेज टाइम चाहिए। तो हम कैसे लेंगे, देखो एवरेज, हमारे वेट्स क्या हैं, वेट्स हम ले लेंगे हमारे पेमेंट्स को 5 5 5 5, वेट्स सारे सेम है हमारे, तो 5 हमारा वेट हो गया 5 × 1 प्लस 5 × 2 प्लस 5 × 3 एंड सो ऑन 5 × 10 अपॉन वेट्स का टोटल 5 × 10 50 आएगा हमारा टोटल। तो ये वैल्यू क्या आएगी, 5 आपने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 + 2 + 3 + 10 तक, और अपॉन आपका 50। अब 1 + 2 ये क्या है हमारा, ये n टर्म्स तक का सम है, वो होता है हमारा nn+1/2, यानी कि 10 × 11/2, और नीचे हमारा है 50।
तो ये 5 और 10 से हमारा 50 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आया 11/2 यानी कि 5.5। तो आप भले ही 10 पेमेंट्स ले लो एट द एंड ऑफ एवरी ईयर 10 ईयर्स तक, या एक साथ आप 50 ले लो 5.5 टाइम पे, दैट इज़ द सेम थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 50 दे दिया, लेकिन हमारा एक पेमेंट और था भी 125 का, वो नहीं भूलना हमको। वो कितने पे था? टाइम 10 पे। हमने इनका तो एवरेज ले लिया 5 वाले अमाउंट्स का, लेकिन अभी भी एक पेमेंट तो हमारा ऑलरेडी रह रहा है ना, रिडेम्पशन अमाउंट तो हमारा अभी भी वहाँ रह गया। हम क्या करेंगे, दोबारा से इनका वेटेड एवरेज ले लेंगे। कैसे लेंगे? टाइम का एवरेज लेना है 5.5 इंटू 50 प्लस 10 इंटू 125। हमारे वेट्स कितने हैं? पेमेंट्स हमारे वेट हैं ये दोनों, यानी कि 50 प्लस 125, सो यू विल गेट 8.7। यानी कि या तो आप ऐसे पेमेंट ले लो 2 बार में, या फिर आप एक बार में डायरेक्टली 8.7 पे 175 रुपीज़ ले लो, इन दोनों का टोटल। तो ये आ गया हमारा एक अमाउंट। तो इस तरीके से हमने एवरेज लिया, तो हमारा जो इतने सारे पेमेंट्स थे वो किस में चेंज हो गए? वो इसमें चेंज हो गए हमारे, इसमें। अब तो नॉर्मल केस बन गया है, एक पेमेंट आपकी नेगेटिव है यहाँ पे कितने की? 75 की, और ये आपके एक पेमेंट होगा यहाँ पे। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? अब तो हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं ना। 75 इक्वल टू 175 इंटू वी टू दी पावर 8.7। तो इससे हमारा जो आई निकल के आएगा वो आएगा, पहला वी निकालो, तो ये हमारा आएगा 0. अब इससे हम आई निकाल लेंगे, तो हमारा आई कितना आएगा? तो हमारा आई आएगा इससे अराउंड 10.229%। ये याद रखना, ये आपका आई नहीं आया, ये तो बस अप्रॉक्सीमेशन किया है अपन ने। ये क्या है? ये जो वैल्यू निकल के आई ना, इसको हम एज अ I1 काम में लेंगे। I1 का मतलब इस वैल्यू को हम हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन काम में लेंगे, जो मैंने निकाला था ना अभी। यहाँ मैंने बताया था ना आपको कि अपन ऐसे I1 लेंगे, फिर I2 लेंगे, और बीच में आई होगा। तो ये फर्स्ट गैस के लिए हमारा I1 निकल के आया अभी। अभी हमको ऐसी एक वैल्यू और चाहिए, तो वो दूसरी वैल्यू भी हम कैसे निकाल सकते हैं? एक मेथड और होता है, दूसरा मेथड, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑल कोई मेथड काम में नहीं लेना कभी कभी, फिर भी वी शुड नो। दूसरा मेथड है हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है हमारा ये 1 प्लस एक्स टू द पावर n जो होता है, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये हमारी होती है बाइनोमियल एक्सपेंशन। हम क्या करते हैं, हम ये वाली सारी टर्म्स हटा देते हैं और हम ओनली 2 टर्म्स ले लेते हैं। तो ये बहुत ही गंदा अप्रोक्सीमेशन है, लेकिन फिर भी फर्स्ट गैस के लिए चल जाता है काम। तो हमने क्या करा, 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन को इससे अप्रोक्सीमेट कर लिया। ये काम कहाँ आएगा? हमारा v क्या होता है? हमारा v होता है 1 प्लस आई टू दी पावर माइनस एन। तो हम इसको कैसे अप्रोक्सीमेट करेंगे? हम इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे 1 माइनस एन आई करके। तो हमारी ऊपर इक्वेशन थी 75 इक्वल टू 5 1 माइनस वी एन अपॉन आई इंटू 125 सॉरी प्लस 125 वी 10, यहाँ पे भी 10 था। तो इसको हम अप्रोक्सीमेट करेंगे 5 अपॉन 1 माइनस 10 आई से अपॉन आई प्लस 125 1 माइनस 10 आई। ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, ये माइनस 10 आई हमारा बाहर माइनस लगा हुआ है, तो ये प्लस हो जाएगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 50 प्लस 125 माइनस 125 आई, ये 75 चल रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट आई इक्वल टू
तो जो हमारा आई निकल के आएगा डेट विल बी 0.08 और 8%। तो यहाँ से भी हमने गैस कर लिया, 8% हमारा गैस आ गया। अब मैं ये मेथड, दोनों मेथड रिकमेंड क्यों नहीं करता, क्योंकि देखो इसमें कितना टाइम लग गया सॉल्व करने में। तो इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, आपको ये इक्वेशन बता दी 75 इक्वल टू 5 1 माइनस वी एन अपॉन आई प्लस 125 वी एन। आपको ये मेथड सॉल्व करना है, इसे इतनी सी चीज़ सॉल्व करनी है। मैं बोलता हूँ कि आप इंस्टेड ये दोनों मेथड यूज़ करने के बजाय आप डायरेक्टली गैस मारो कोई भी। जब आपका फर्स्ट गैस होता है, लेट्स से हमने फर्स्ट गैस जो नॉर्मल आपकी इंटरेस्ट होती है वो 10, 9, 10, 11 इसी रेंज में आती है नॉर्मली। तो आप क्या करो, आप पहला गैस ले लो 8% डायरेक्टली, कुछ मत करो, कोई अप्रॉक्सीमेशन यूज़ नहीं करना, डायरेक्टली यहाँ क्वेश्चन आई थी ना हमारी, कोई मेथड काम में देना हमको, हमने फर्स्ट गैस करा 8%। अब देखो आप कुछ भी ले सकते हो सकता है आपने 5 लिया हो सकता है आपने 10 लिया हो सकता है आपने 15 लिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कैसे प्रोसीड करना है मैं आपको बताऊंगा। आपने 8 लिया, अब आप क्या करो, 8% के हिसाब से ये वाली चीज़ कैलकुलेट कर लो। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करने में आपको मैक्सिमम 20 या 30 सेकंड लगने चाहिए। आपको क्या करना है, कैलकुलेटर पे 1.08 की पावर -10 निकालना है और उसको एक जगह स्टोर करना है। ठीक है, इसको स्टोर करने के बाद 1 में से माइनस करो, डिवाइड बाई 0.08 करो, इंटू 5 करो, प्लस 125 इंटू जो आपने स्टोर कर रखी वैल्यू उससे। इससे आपका बहुत फटाफट आंसर आएगा। ये निकालना है तो ये आपका आएगा अप्रॉक्स 91.44। अब देखो आपने ये वैल्यू निकाल ली। अब आप कंपेयर करो आपको निकालना क्या है। मैंने यहाँ पे 8% लिया है, मेरी वैल्यू आ रही है 91.44, मेरे को वैल्यू चाहिए 75। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर यहाँ पे 100 रुपीज़ हैं, ये मेरा 5 ईयर टाइम है, अगर मैं इसको 10% से पीछे लेके आ रहा हूँ तो मेरी वैल्यू लेट्स से यहाँ पे x आ रही है। अगर मैं इसी रेट को 10 की जगह अगर 20 से पीछे लेके आऊँगा ना तो मेरा जो अमाउंट आएगा वो 20 से छोटा आएगा बड़ा आएगा। मैं इसको 20% से पीछे लेके आ रहा हूँ और सेम टर्म है तो ऑब्वियसली बड़ा आएगा। क्यों आएगा, सॉरी छोटा आएगा। छोटा क्यों आएगा, क्योंकि अब मैं कितना कमा रहा हूँ, 20% कमा रहा हूँ 5 साल में, तो मेरे को x से छोटा अमाउंट चाहिए, कम अमाउंट मैं इन्वेस्ट करूँगा तब भी मैं 100 कमा लूँगा, क्योंकि अब मेरे को इंटरेस्ट रेट बढ़ गया ना मेरा। यहाँ पे जो मेरा रेट एप्लीकेबल है कितना है, 20% है। तो मैं क्या करूँगा, मैं स्मॉल अमाउंट भी इन्वेस्ट करूँगा ना अगर, तो भी 5 साल में अपने आप 100 हो जाएगा, क्योंकि मेरी रेट ज़्यादा है, 20% मैं कमा रहा हूँ। तो सेम कॉन्सेप्ट है। इसको कहने के लिए इतनी सी ज़रा आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो, वेन एवर यू इंक्रीज योर इंटरेस्ट रेट योर प्रेजेंट वैल्यू गोज डाउन, और वेन एवर यू डिक्रीज योर इंटरेस्ट रेट योर प्रेजेंट वैल्यू गोज अप। तो इनमें इन्वर्स रिलेशन होता है, ये जरूर ध्यान रखना है आपको। तो हमने क्या करा, हमने 8% पे 91.44 हमारी वैल्यू निकाल ली। हमको वैल्यू चाहिए 75 की अप्रॉक्स, तो हम क्या करेंगे, हमारी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे ताकि ये वैल्यू हमारी कम हो। अब क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 75 91 में काफ़ी डिफरेंस है, तो आप डायरेक्टली 10% गैस करते हैं, अपन 10% पे वैल्यू निकालते हैं क्या आती है। तो मैंने देखा 10% पे जो मेरी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 78.915। अभी भी ज़्यादा आ रही है, तो अब क्या करो, अब आप ज़्यादा गैप मत दो, अब 11% पे वैल्यू निकालो। 11% में जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 73.469। अब हमारा काम हो गया। हमारा काम क्यों हो गया, क्योंकि 70 और 73 के बीच हमको पता है 75 कहीं ना कहीं आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों के बीच में, ये हमारा I1 हो गया, ये हमारा I2 हो गया, इन दोनों के बीच में हम इंटरपोलेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, स्टूडेंट यहाँ पे बहुत करते हैं और फिर उनका आंसर मिसमैच करता है। वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने पहले 8% पे वैल्यू निकाल ली। ठीक है, उनकी वैल्यू आ गई 91.44 लेट्स से। फिर क्या करेंगे, वो डायरेक्टली 10 11 के जगह बहुत लंबा गैस मारते हैं, वो क्या करेंगे 16% वैल्यू ले लेंगे। अब ऑब्वियसली आपने इतनी बड़ी वैल्यू एक साथ ले ली तो 16% पे तो वैल्यू अचानक से बहुत ड्रॉप आएगा, आपकी वैल्यू लगभग 30 तक पहुंच जाएगी लेट्स से फॉर एग्जांपल। ठीक है, और फिर वो इन दोनों के बीच में इंटरपोलेट करते हैं और वो उनका रीज़न होता है कि इसके बीच में 75 आ रहा है। बात आपकी ठीक है, इन दोनों के बीच में 75 भी आ रहा है, लेकिन जो लीनियर अप्रॉक्सीमेशन है वो क्या करता है, मैंने आपको बताया था, वो ग्राफ पे 2 पॉइंट को लाइन से जोड़ता है। अब अगर ये जो 2 पॉइंट हैं I1 और I2, अगर आप ये बहुत दूर ले लोगे तो ये अप्रॉक्सीमेशन गलत आएगा ना बहुत, क्योंकि क्या पता ग्राफ कैसे मूव कर रहा हो बीच में, हमने तो उसको लाइन मान लिया। ठीक है, लेट्स से हमारा ग्राफ जो है वो ऐसे जाके ऐसे जाने वाला था, लेकिन और ये हमारे 2 पॉइंट हैं, हमने तो उसको ऐसे मान लिया।
तो ये ध्यान रखना है आपको। आपको ध्यान ये रखना है कि आप ये जो दो वैल्यू ले रहे हो I1 और I2, ये 1% से ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखो 10 और 11 है, इतना चलता है, इससे ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए आपके वैल्यूज़ में। ओके, तो हमारे पास ये आ गई चीज़, हमारी 10% पे वैल्यू आ रही है, लेट्स 78.915, और हमारी 11% पे वैल्यू आ रही है 73.469। हमको वैल्यू किस पे निकालनी है? हमको तो इंटरेस्ट रेट निकालनी है जहाँ पे हमारी वैल्यू होगी 75। ठीक है, हमने ये पढ़ा था लास्ट वीडियो में, ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा पॉइंट बी हो गया, और ये बीच में कहीं सी हो गया। पहले हम ए और बी के से स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला अमाउंट और उनके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाले अमाउंट, ऊपर वाला अमाउंट ऊपर, नीचे वाला अमाउंट नीचे। तो 73.469 माइनस 78.915 अपॉन 11 माइनस 10, ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा सी और ए के स्लोप के। हमने अभी ए और बी का निकाला, अब हम निकालेंगे ए और सी का। ये ऑर्डर ध्यान रखना है आपको बी में से ए लेस करना है, और नीचे भी आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। ऐसे ही यहाँ पे 75 में से 78 लेस करना है, देन आई में से 10 लेस करना है। तो यहाँ हम करेंगे 75 माइनस 78.915 अपॉन आई एफ माइनस 10। उल्टा सीधा मत करना यहाँ पे, अगर ऐसा कर दिया तो फिर आपका आंसर मैच नहीं करेगा। अगर चेंज करना है तो दोनों में चेंज करना पड़ेगा। बेटर है आप ये वाली अप्रोच फॉलो करो। अब निकालना है आई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आई माइनस 10 इक्वल टू 75 माइनस 78.915 अपॉन 73.469 माइनस 78.915 इंटू 11 माइनस 10। तो ये आपका वैल्यू आएगा, तो ये आपकी वैल्यू अप्रोक्स आएगी 3.92 नेगेटिव अपॉन नेगेटिव 5.45 इंटू 1। ठीक है, ये हमारा आई माइनस 10 था, तो हमारा आई क्या हो जाएगा? हमारा आई हो जाएगा 10 प्लस 0.77, सॉरी ये 7 नहीं है, इसे 0.7192। तो हमारी इंटरेस्ट रेट आ गई 10.7192। ये हमारा हो गया आंसर। तो आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आपको इस तरह की इंटरेस्ट रेट्स गिवन हो, आपको मेथड्स काम में नहीं लेने अप्रोक्सीमेशन के लिए। आपको क्या करना है, आपको कोई भी अज्यूम करनी है रेट इस तरीके से, और फिर आपको है ना ऐसे हिट एंड टर करके अलग अलग रेट्स निकालनी है, और आपको 1% दूर में ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसमें आपका आंसर लाई कर रहा हो, फिर आपको इंटरपोलेट करना है उसमें। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, और फिर हमारा लास्ट टॉपिक हो जाएगा एक। ये क्वेश्चन आपको गिवन है पेज नंबर 11 पे आपके मटेरियल में, और अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है आपको, आपने टाइम 0 पे 5 मिलियन रुपीज़ इन्वेस्ट करे। कितने? 5 मिलियन, यानी कि 50 लाख रुपीज़। आपने एक प्रॉपर्टी परचेज करी और उस प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे दे दिया, और आपने हर ईयर रेंट कलेक्ट करा। लेकिन आपको क्या गिवन है, जो आपका रेंट है वो आपका मिड ऑफ द ईयर में आता है, यानी कि 30 जून को आप रेंट कलेक्ट करते हो। लेट्स से ये आपकी 1 जनवरी है, ओके, यानी कि मिड ऑफ द ईयर में आप रेंट कलेक्ट करते हो। तो आपका फर्स्ट रेंट आएगा 0.5 टाइम पे, विच विल बी 1 लाख रुपीज़। एक चीज़ और गिवन है आपको कि जो आपके रेंट होते हैं वो हर साल 4% से इंक्रीज होते हैं, यानी कि जो आपकी ग्रोथ रेट है वो आपको 4% गिवन है। तो नेक्स्ट रेंट आएगा मेरा टाइम 1.5 पे, विच विल बी 1 लाख इंटू 1.04 लाख। इस तरीके से मेरे अमाउंट चलते जाएंगे, और मेरे को जो टर्म गिवन है वो 20 ईयर्स का गिवन है। ऐसा बोला है 20 ईयर्स के लिए ये पेमेंट चलेंगे। तो मेरा लास्ट पेमेंट कहाँ आएगा? 19.5 ईयर पे, विच विल बी 1.04 टू द पावर 19 इंटू लाख। ठीक है, और एक चीज़ और बताइए कि जब आप 20 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, आप ये लैंड को सेल आउट कर देते हो एंड यू गेट 7.5 मिलियन। तो हमारा जो नेगेटिव कैश फ्लो है वो ए के ओनली टाइम 0 पे 5 मिलियन का, बाकी सारे कैश फ्लो हमारे पॉजिटिव हैं। अब देखो 5 मिलियन के अंदर आपको जो फिगर होगा वो इस तरीके से होगा।
हमने क्या करा, हमने लास्ट के 3 हटा दिए फिगर्स और हमने सारे फिगर्स में से ये करा, यानी कि हम 1000 की टर्म्स में काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी कैसे करेगी, 5 मिलियन की वैल्यू टाइम 0 पे, टोटल 6 जीरो आता है, मैंने 3 हटा दिए। ऐसे ही 1 लाख रुपीज़ में कॉमन ले लूँगा, 1 लाख में 5 जीरो आता है, मैंने 3 हटा दिए, तो 2 बचे। 2 V 0.5 प्लस नेक्स्ट पेमेंट आएगा मेरा 100 इंटू 1.04, 4% से बढ़ाना है इसको, इंटू V 1.5। सिमिलरली मेरे पेमेंट चलेंगे कहाँ तक, 100 इंटू 1.04 टू द पावर 19, V 19.5, और लास्ट वाला पेमेंट मत भूल जाना, यानी कि 75 मिलियन के जो आपने सेल आउट करा है आपका प्रॉपर्टी। यहाँ से हमने क्या करा, हमने 100 कॉमन ले लिया और V 0.5 कॉमन ले लिया, तो हमारी जो टर्म्स बनेंगी वो इस तरीके से बनेंगी, 1 प्लस यहाँ आपका बचेगा 1.04 V प्लस 1.04 V स्क्वायर, एंड जो लास्ट टर्म आएगी वो आएगी आपकी 1.04 V टू द पावर 19, और ये टर्म आपकी एज इट इज रहेगी। फिर आपको क्या करना है, आपको एक जीपी दिख रही होगी यहाँ पे, या आपको जीपी दिख रही है एक, इस जीपी का आपको सम निकालना है। तो ये हम बहुत बार कर चुके हैं पहले भी, ये हमारी जो कॉमन टर्म है ये ऐसे कैसी रहेगी यहाँ पे, और जो जीपी का सम आएगा वो आएगा 1 माइनस जो कॉमन रेशो है आपका वो है 1.04 इंटू वी, टोटल हमारी टर्म्स है 20 अपॉन 1 माइनस 1.04 वी। अगेन जो लास्ट वाली टर्म है वो एज इट इज। जब मैं ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करता था मेरे साथ हमेशा मिस्टेक होती थी, मैं हमेशा लास्ट वाली टर्म भूल जाता था, तो आंसर मिसमैच करना ही है। ओके, और यहाँ पे हमारा 5000 का अमाउंट एज इट इज़ रहने वाला है, तो ये आपके पास वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या करना है आपको एक इंटरेस्ट रेट गैस करनी है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये दिखने में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, लेकिन आप कैलकुलेटर पर जब सॉल्व करोगे किसी इंटरेस्ट रेट से तो इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। एटलीस्ट आप जो मेथड 1 और मेथड 2 करोगे उससे तो कम टाइम में लगेगा आपको। आप क्या करो, आप कोई वैल्यू गैस करो, लेट्स से 5%। आप कुछ भी कर सकते हो, अगेन मैंने 5 बोला है, आप 8 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 12 कर सकते हो, आपकी जो इच्छा है वो वैल्यू अज्यूम कर सकते हो आप, आपका उस अकॉर्डिंगली अमाउंट आएगा। लेट्स से हमने पहले फर्स्ट हमने गैस करा एट 5%, वी गेट लेट्स से, जब आप सॉल्व करोगे पूरा 5% पे इसको, यानी कि जो V 0.5 है वहाँ पे आपको रखना है 1.05 की पावर माइनस 0.5, V 20 की जगह आपको रखना है 1.05 की पावर माइनस 20, और इस तरीके से आपको सॉल्व करना है पूरा। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे जब, तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू आएगी आपकी 4611.57। देखो मैं इस वीडियोस में आपको ये पूरा सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप इसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन है, लेकिन जब भी आप सॉल्व करें क्वेश्चन या आप अभी वीडियोस भी देख रहे हैं अगर, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप चैप्टर जरूर रीड करा करें, क्योंकि हर क्वेश्चन हर वीडियो में आपको मैं बोलता हूँ कि एंड में कि आप वीडियो खत्म होते चैप्टर रीड करो एक बार, उससे क्या होगा दोबारा क्वेश्चन को अपने हाथों से करो, चाहे आपने वीडियो में देख रखे हैं कोई दिक्कत नहीं है, ताकि एक बार आप हाथ से करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो सकती है आपकी। तो 5% पे हमारी वैल्यू आई 4611.57। अभी वैल्यू कम है या ज़्यादा है 5000 से? ऑब्वियसली कम है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इंटरेस्ट रेट कम करनी पड़ेगी हमारी, ताकि ये वैल्यू हमारी बढ़े और 5000 के पास जाए। तो हमने 4% पे इस वैल्यू को निकाला, 4% पे हमारी वैल्यू आएगी 5384.06। परफेक्ट, हमारा काम हो गया। हमको एक इंटरेस्ट रेट मिल गई 5%, सॉरी पहले 4 लिख लेते हैं, एक मिल गई 4 हमको जिस पे 5384.06 आ रहा है, और एक आपको मिली 5 जिस पे आपका आंसर आ रहा है 4611। आप इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हो, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे क्या देखो 4 पे वैल्यू ज़्यादा आ रही है 5 पे कम आ रही है, ठीक है, ऐसा देखने को मिलेगा। आप जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे वैल्यू आपकी कम होगी।
तो अपने को निकालनी है इंटरेस्ट रेट आई, जहाँ पे हमारी वैल्यू होगी 5000। अगेन विल यूज इंटरपोलेशन। ये हमारे पॉइंट हो गए ए बी सी। पहले हम ए बी के लिए निकालेंगे। क्या करेंगे, 4611.57 माइनस 5384.06। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, ऑर्डर में कभी मिस्टेक नहीं करनी। 5 माइनस 4 इक्वल टू 5000 माइनस 5384.06 अपॉन आई माइनस 4। अब देखो, अब मैंने आपको ये चीज़ कही थी कि आप हमेशा वैल्यू ऐसी लो जो 1% अपार्ट हो। इसका एक फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पे आपकी टर्म हमेशा 1 आने वाली है। ऑल्दो आप अगर 0.5 या 0.75 भी आ रहा है आपका डिफरेंस तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन आप ट्राई करो कि 1% से ऊपर ही गैप ना जाए आपका। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट or you will get your I equal to 4.497% और 4.5% अप्रॉक्स। सो हमने देखा कि हमारा आई आ गया 4.5% इंटरेस्ट, यानी कि हमारा जो ये बिजनेस प्लान था, ये वाला प्लान, ये अगर हम इसके थ्रू फॉलो करेंगे, ये वाले कैश फ्लोज करेंगे हम अगर, तो हमने ओवरऑल 4.5% इंटरेस्ट रेट कमाया है इस पूरे इन्वेस्टमेंट में। ओके, जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस वीडियो के अंदर वो है अनसर्टेन पेमेंट्स। अनसर्टेन पेमेंट या कैश फ्लो। अब तक क्या थी हमारे पास, अब तक हमने एक चीज़ देखी, जो हमारे पेमेंट्स थे वो सारे सर्टेन थे। ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या करा था, हमने एक बिल्डिंग परचेज करी और बिल्डिंग को हमने रेंट पे दिया और हमने जो रेंट लिया चार्ज करा वो 4% से इंक्रीज़ करा। उस वाले केस में कोई अपने पास अनसर्टेनिटी नहीं थी, हमने माना था कि हम जितना रेंट मांगेंगे हमको उतना मिल जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, आप जब एक बिज़नेस होता है तो बिज़नेस में काफ़ी सारे कैश फ्लोज होते हैं जो आपको गैस करने होते हैं। आप सोच के चलते हो कि फ्यूचर में ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे इंश्योरेंस कंपनी में तो बहुत कॉमन है ये चीज़। इंश्योरेंस कंपनी आपने सोच के चला कि सपोज़ आपने किसी का प्रीमियम चार्ज करा, आपको ये पता नहीं है, आपको ये तो पता है कि पैसे देने हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कब देने हैं। तो ये भी एक तरह की अनसर्टेनिटी है। लेकिन हम जो अनसर्टेनिटी की बात करेंगे वो पेमेंट्स को लेकर करेंगे। उसमें ऐसा होगा कि आपको ये नहीं पता कि पेमेंट कितना देना है। लेट्स से यू आर प्लानिंग योर बिजनेस, आपको 10 टाइम पे पेमेंट करना है, जो या तो 1 लाख का होगा या 2 लाख का होगा। इस तरह की हमारी अनसर्टेनिटी हो सकती है। हमारी अनसर्टेनिटी इस तरह की भी हो सकती है कि आपको ये नहीं पता कि 1 लाख का ही पेमेंट है, लेकिन ये नहीं पता होगा या नहीं होगा। इस तरीके की हमारी अनसर्टेनिटी हो सकती है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं। एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने हॉर्स बैटिंग पे एक बैट लगाई, आपने एक टिकट परचेज करा 100 रुपीज़ का, एंड अगर आपका हॉर्स जीतता है तो लेट्स से 1 ईयर बाद, ऑल्दो ऐसा होता नहीं है 1 ईयर का गैप, लेकिन जस्ट अज्यूम कि 1 ईयर बाद आपको 1 लाख रुपीज़ का पेमेंट मिलेगा। ओके, ये कब है, जब आपका हॉर्स जिस पे आपने बैट किया था वो जीत जाएगा। तो ये जो 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट है, आप मेरे को बताओ, ये अमाउंट तो फिक्स है, बट क्या ये सर्टेन है? ये अमाउंट सर्टेन नहीं है, क्योंकि जो टाइम पीरियड है हमारा 1, उस पर हमारे 2 केसेस बन सकते हैं। टाइम 1 पे क्या हो सकता है, या तो मेरे को 0 अमाउंट मिलेगा, यानी कि मेरा वाला जो हॉर्स है वो हार जाएगा अगर, लेकिन अगर मेरा वाला हॉर्स जीत जाएगा तो मेरे को 1 लाख का पेमेंट मिलेगा। लेट्स से यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटीज़ पता है। लेट्स से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द हॉर्स इज लेट्स से 85% एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग माई हॉर्स इज 15%। यानी कि देयर आर 15% चांसेस कि मेरा जो अमाउंट है वो 1 लाख होगा एंड 85% चांसेस कि ये 0 होगा। ये अच्छी बैट है या नहीं है, ऐसे में अब करना है नहीं करना वो एक अलग टॉपिक है जिस पर हम बात नहीं करेंगे अभी हमको इतना पता है। हम क्या करेंगे, हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या है कि वील अज्यूम कि जो टाइम 1 पे पेमेंट है वो है 0 ×
85% प्लस 5 लाख इंटू 15%। इसका मतलब क्या है, ये हमारी है एक्सपेक्टेड कैश फ्लो एट टाइम 1। हमारा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आया 0 इंटू 85%। क्यों? क्योंकि 0 मिलने के चांस है आपके 85% और 1 लाख मिलने के चांस है 15%। ये दोनों आपका हमेशा ऑलवेज 1 होता है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ये आपकी 1 होगी हमेशा। अगर तीसरा केस होगा तो भी ये 1 ही होगी, क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगी। फिर लेट से 80-20 ना 18-15 ना होके ये आपकी हो जाएगी 70-10-20, इस तरीके से हो जाएगी अगर 3 केसेस है तो। ठीक है, तो हमारा एक्सपेक्टेड अमाउंट जो आएगा उससे वो आएगा, ये तो हमारा टर्म 0 हो जाएगा, ये आएगा हमारा 15,000। यानी कि हम क्या अज्यूम करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि 1 ईयर बाद जो हमारा पेमेंट है वो 15,000 है, और इससे हम हमारी इंटरेस्ट रेट निकाल लेंगे जैसे हम नॉर्मली निकालते हैं। तो ये असम्पशन गलत भी नहीं है हमारा। हमने क्या करा, 1 लाख को 1 भी नहीं माना, 1 लाख भी नहीं माना, और हमने 1 लाख को 0 भी नहीं माना। हमने एक बीच का रास्ता निकाल लिया जो कि एक्सपेक्टेड अमाउंट है हमारा, क्योंकि हमने उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा। अब अगर लेट से हमारी विनिंग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, लेट से विनिंग की प्रोबेबिलिटी हमारी 40% होती है और लूजिंग की 60% होती है, तो ये अमाउंट 15,000 की जगह 40,000 आ जाता है हमारा। अब नॉर्मली जैसे हम इंटरेस्ट रेट निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, आर -100 विल बी इक्वल टू 15,000 इंटू वी। सो वी गेट वी इक्वल टू, सॉरी नॉट -100, वेरी सॉरी, कभी भी नेगेटिव साइन यूज़ नहीं करना ऐसे, 100 अपॉन, तो यहाँ से हमारा आई निकल के आएगा, आपका आई आएगा यहाँ से 149 और 149.00%। ये इसलिए आया इतना बड़ा क्योंकि आपने जस्ट 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करे थे और एक साल में आपको 15,000, दैट इज़ वेरी मच एक साल में ही, तो काफ़ी सारा अमाउंट बढ़ गया, काफ़ी मल्टीपल है। ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल था। अब कई बार क्या होता है, हमको प्रोबेबिलिटीज़ गिवन नहीं होती, हमको ये प्रोबेबिलिटीज़ जो मैंने डायरेक्टली लिख दी ना यहाँ पे 85 और 25, ये निकालना कोई इजी टास्क थोड़ी ना है। लेट्स से ये प्रोबेबिलिटीज़ मैंने पास्ट ईयर का डेटा देख के कैसे भी निकाली थी। अब लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रोबेबिलिटीज़ निकालना इतना ईजी नहीं होता, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम दूसरा एक मेथड काम में लेते हैं। यहाँ तो हमने क्या करा, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। लेट्स से एक और बात करते हैं, आपका कोई पेमेंट आपको रिसीव होने वाला है, लेट्स से आपको 5 ईयर्स बाद 1 लाख रुपीज़ मिलने वाले हैं, या लेट्स से 5,000 रुपीज़ मिलने वाले हैं, लेकिन आप श्योर नहीं हो उसको मिलेंगे नहीं मिलेंगे। हम क्या करना चाहते हैं, एक जो बिजनेसमैन होता है वो हमेशा कॉशियसली वर्क करता है, वो ऑलवेज चाहता है कि कभी भी कोई दिक्कत ना आए। तो क्या करेगा, बोलेगा यार कोई बात नहीं 5,000 है ना, इसको 3,000 ही मान लो, 3 तो मिल ही जाएंगे। तो ये जो उसने मेथड यूज़ करा है इसको बोलते हैं प्रूडेंस। ये एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। इसमें क्या होता है कि आप ऐसे अज्यूम कर लेते हो, आप वर्स्ट केस सिनेरियो काइंड ऑफ चीज़ें देखते हो। आपको लगेगा नहीं चल 5,000 कोई दिक्कत नहीं, 3,000 मेरे को मिल जाएगा, 3 तो मेरे को मिल जाएगा, तो आप 3,000 मान के इसको डिस्काउंट कर लोगे यहाँ पे टाइम 1 पे। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से आपको 2 तरीके के बॉन्ड्स मिलते हैं। फर्स्ट है हमारा गवर्नमेंट बॉन्ड, एंड सेकंड जो आपको ऑप्शन मिल रहा है लेट्स से प्राइवेट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड में क्या होगा, आपको बॉन्ड परचेज करना पड़ेगा टाइम 0 पे। लेट्स से बॉन्ड की प्राइस है 567.42, और ये बॉन्ड आपको 5 ईयर्स में 1,000 रुपीज़ पे करेगा। एक गवर्नमेंट बॉन्ड है, बॉन्ड में नंबर 0 कूपन बॉन्ड बोल सकते हैं आप उसको, क्योंकि इसमें बीच में कोई पेमेंट नहीं है, और ये 5 ईयर्स पे इसकी मेच्योरिटी है, और आपको ये 1,000 रुपीज़ पे करेगा। ये गवर्नमेंट बॉन्ड है। गवर्नमेंट जो एंटिटी होती है वो बिल्कुल रिस्क फ्री मानते हैं अपन लोग। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर कोई वादा किया है आपको, तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि गवर्नमेंट उसको डिनाई कर देगी। तो ये पेमेंट आपको ऑलमोस्ट सर्टेन ही 1,000 रुपीज़ का। लेकिन सेम केस सपोज आपने कोई प्राइवेट बॉन्ड खरीदा, प्राइवेट बॉन्ड में क्या होता है,
सेम हमारा मेचोरिटी है और आपको वही 5,000 रुपीज़ मिलने 1,000 रुपीज़ मिलने एट द एंड ऑफ 50 ईयर। अब आप मेरे को बताओ, आप ये वाला बॉन्ड लेना पसंद करोगे या प्राइवेट बॉन्ड लेना पसंद करोगे? प्राइवेट बॉन्ड का मतलब है कि कोई नॉर्मल एक कंपनी है वो बॉन्ड इशू कर रही है, वो आपको वादा कर रही है कि हाँ आप हमको भी परचेज प्राइस दो और हम आपको 1,000 रुपीज़ देंगे 5 ईयर्स में। अब लेट से आपको ये बॉन्ड मिल रहा है 600 रुपीज़ का, तो आप परचेज करोगे वाला बॉन्ड? पहली बात तो ये कि मैं इसको वैसे रिजेक्ट कर दूंगा। क्यों? एक बार के लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट छोड़ो, 600 के हिसाब से हम उनका रिटर्न निकालते हैं दोनों पे। देखो अगर यहाँ पे हम रिटर्न निकालेंगे तो हमको रिटर्न कितना मिलेगा? 1000 और आई विल बी 1000 ऑन 567.42 पावर 1/5 -1, तो ये आपका आएगा 12%। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूँगा मेरी इंटरेस्ट रेट, तो ये आएगी अप्रॉक्स 10.75%। और ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, आप डायरेक्टली देख सकते हो। दोनों के अंदर आपको 1,000 रुपीज़ मिलने हैं 5 ईयर्स पे दोनों ही केस में, तो मैं क्यों पे करूँगा उसको 600 रुपीज़ जब मुझे 567 में ऑलरेडी वही चीज़ मिल रही है? तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्टली भी कर सकते हो आप। ये तो पक्की बात हो गई कि 567.42 से ज़्यादा तो आप किसी को पे नहीं करोगे, ठीक है। अब लेट से आपको यही बॉन्ड 565 रुपीज़ में मिल रहा है, तो खरीदोगे आप ये बॉन्ड ये वाला? कितना सा फर्क है देख लो। तब भी मैं नहीं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है ये प्राइवेट बॉन्ड है। प्राइवेट बॉन्ड में क्या है, डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। डिफ़ॉल्ट होने का मतलब क्या है कि डिफ़ॉल्ट दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका तो ये है कि मेरे को 1,000 रुपये मिले ही नहीं 5 ईयर पे। दूसरा तरीका है डिफ़ॉल्ट होने का कि 1,000 रुपीज़ की जगह मुझे थोड़ा कम अमाउंट मिल रहा है, लेट से 900 मिल रहा है, 800 मिल रहा है। तो दो तरह के डिफ़ॉल्ट होते हैं। तो प्राइवेट बॉन्ड्स के अंदर जो रिटर्न होता है वो इसलिए ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि लोग उसको बहुत कम प्राइस पे खरीदते हैं। तो लेट से एक बार के लिए अज्यूम कर लेते हैं, दो एग्जांपल लेते हैं अपन। पहला एग्जांपल में हम अज्यूम करते हैं कि जो प्राइवेट बॉन्ड तो है लेकिन थोड़ा कम रिस्की है, यानी कि कोई बहुत अच्छी कंपनी का बॉन्ड है। लेट से ये बॉन्ड टाटा का बॉन्ड परचेज किया आपने, टाटा रेप्यूटेड कंपनी है लेट से, तो रिस्क कम है थोड़ा इसमें। तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा ऑब्वियसली 567 से ज़्यादा तो नहीं दूंगा। लेट से मैंने 540 रुपीज़ में ये बॉन्ड परचेज करा, तो मेरा रिटर्न कितना हो जाएगा? तो ये हमारा अप्रोक्स आएगा 13.11%। अभी ज़्यादा आ रहा है 12% से। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं टाटा के साथ बॉन्ड लेने के साथ मैं एक अपने आप को एक एक्स्ट्रा रिस्क बेयर कर रहा हूँ। गवर्नमेंट बॉन्ड तो मेरा बिल्कुल रिस्क फ्री है, वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आई एम अज्यूमिंग कि गवर्नमेंट बॉन्ड बिल्कुल रिस्क फ्री है, लेकिन प्राइवेट बॉन्ड थोड़े से रिस्की होते हैं। टाटा ऑल दो अच्छी कंपनी, लेकिन फिर भी रिस्की तो है, गवर्नमेंट से ज़्यादा रिस्की है। तो वो मैं एक्स्ट्रा रिस्क जब तक नहीं लूँगा तब तक मुझे उस रिस्क पे एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो अगर ये 540 में मुझे बॉन्ड मिल रहा है, यानी कि अगर मुझे 30.11% पे, अगर मेरे को 540 में मैंने परचेज करा है बॉन्ड, तो मेरे को 13.11% का ये रिटर्न मिलेगा। अब मेरे को डिसाइड करना है क्या मैं 13.11% के लिए इतनी रिस्क ले सकता हूँ। लेट से ये इतनी रेप्यूटेड कंपनी नहीं है, कोई दूसरी कंपनी है। लेट से कोई न्यू कंपनी है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आप क्या बोलोगे कि यार नई कंपनी है, इतना बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो मैं इतना अमाउंट तो देने को तैयार नहीं हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 450 में ही बॉन्ड खरीद लूँगा आपसे, ठीक है। तो आप 450 देने को तैयार हो, तो अब जो हमारा निकल के आएगा नया अमाउंट वो आएगा 450 पे। तो इससे जो रिटर्न निकल के आएगा हमारा आई, डेट विल बी 17.316%, यानी कि अप्रॉक्स 5.3% ज़्यादा मिल रहा है हमको गवर्नमेंट बॉन्ड से। तो अगर मेरा इन्वेस्टमेंट रिस्की है तो आई विल प्रिफर मोर रिटर्न टू ऑफसेट दैट रिस्क, यानी कि जितनी ज़्यादा मेरी रिस्क बढ़ेगी उतनी ज़्यादा मेरे को रिटर्न चाहिए उसके बदले में। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, जब हमारे इन्वेस्टमेंट रिस्की होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक मेथड तो हमने पढ़ लिया कि आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके अमाउंट को छोटा कर दो। दूसरा मेथड है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटीज़ नहीं पता तो आप क्या करो, जिस रेट से आप उसको डिस्काउंट करके ला रहे हो जीरो पे, वो रेट को आप बढ़ा दो। लेट्स से 5 ईयर्स में मेरा कोई पेमेंट है 10,000 रुपीज़ का, ठीक है। अब मेरे को नहीं पता कि इंटरेस्ट रेट क्या है मेरी। लेट्स से मेरे को
प्रोबेबिलिटीज़ नहीं पता इसकी, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको, अगर ये बहुत ज़्यादा रिस्की है तो मैं बहुत हाई इंटरेस्ट रेट ले लूँगा, लेट्स से 25%। लेकिन ये अगर ज़्यादा रिस्की पेमेंट नहीं है, मेरा ज़्यादा अनसर्टेनिटी नहीं है इस पेमेंट के अंदर, तो मैं लेस परसेंट से भी इसको कर लूँगा नॉर्मल। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब एक जनरल मेथड देखते हैं हम। नॉर्मल जनरल मेथड क्या होता है, लेट्स से आपके पेमेंट्स हैं टाइम 1 पे C1, टाइम 2 पे C2 एंड सो ऑन टाइम n तक Cn, और उनके साथ जो प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड लेट्स से वो P1 है, P2 है एंड Pn है। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड हमारे पास वैल्यू आती है, एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू, वो आती है हमारे पास। क्या करेंगे, हमने पेमेंट लिया कोई भी, उसको हमने डिस्काउंट करा और साथ में हमने उसकी प्रोबेबिलिटीज उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और ऐसा हमने सभी के लिए किया, तो हमने समेशन कर दिया फॉर t = 0 to n। ये अगर कंटिन्यूस केस है तो आप क्या करोगे, आप पेमेंट लोगे, लेकिन पेमेंट अब यहाँ पे कैसा होगा, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा, यानी कि कंटिन्यूस पेमेंट स्ट्रीम होगी। सिमिलरली जो प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पे वो भी कंटिन्यूस होगी, क्योंकि अगर हमारे पेमेंट्स कंटिन्यूस है, प्रोबेबिलिटी भी कंटिन्यूस होगी। तो लेट्स से हमारा ये जो फंक्शन है प्रोबेबिलिटी का, इट इज़ PT एंड नॉर्मली e⁻ -Δt, ये हमारा होता ही है फंक्शन PT VT, और ये हमारा 0 to n हो गया। तो ये एक तरीका हमारे पास ये हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट और है, जब हमारे पास कंटिन्यूस रेट होती है, तो ये तो हमारा पेमेंट स्ट्रीम हो गया, लेट्स से ρt। जो हमारा PT होता है ना, फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसको हम कई बार ऐसे लिखते हैं e⁻μt। अब ये म्यू क्या है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन अभी नहीं करेंगे हम म्यू को देखेंगे हमारे आगे के चैप्टर्स में, उस पर बहुत अच्छा डिस्कशन होगा। म्यू होती है हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस चेंज क्या होते हैं, ये सब के बारे में बात नहीं करेंगे, बट आप इसको अभी इतना देख लो कि ये भी आपका एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन ही है जो कि टाइम के साथ डिपेंड हो रहा है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 to n ρt। मैंने क्या करा, माइनस t कॉमन ले लिया, -t, तो हो जाएगा म्यू प्लस डेल्टा, इस तरीके से -t मैंने कॉमन ले लिया और म्यू प्लस डेल्टा मेरा आ गया। और तो मैंने क्या करा, मेरी सिंपल जो रेट थी वो थी डेल्टा, उसमें मैंने म्यू ऐड कर दिया। तो इसको आप दो तरीके से देख सकते हो, आप इस म्यू को एज ए प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी देख सकते हो, और आप ऐसे भी देख सकते हो, क्योंकि मेरे इन्वेस्टमेंट अब रिस्की हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसमें एक्स्ट्रा रिस्क के लिए, प्रूडेंस के लिए फैक्टर जोड़ रहा हूँ म्यू। हमने ऊपर क्या किया था, मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी हमारे पेमेंट रिस्की होते हैं, हम एक्स्ट्रा रिटर्न चाहते हैं, नॉर्मल से एक्स्ट्रा रिटर्न, रिस्क फ्री जो हमारी रेट होती है उससे एक्स्ट्रा ऊपर जाते हैं हम। तो हमने क्या करा, हमारा नॉर्मल जो इंटरेस्ट रेट है वो डेल्टा है, लेकिन क्योंकि हमारे पेमेंट अनसर्टेन है तो मैंने उसके अंदर एक्स्ट्रा रिस्क फैक्टर जोड़ दिया म्यू का। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये हमारी टोटल बात थी अनसर्टेन पेमेंट्स को लेके। इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आगे और देखने को मिलेगी हमको, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ पे हमारा चैप्टर 10 खत्म होता है। इसके साथ आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं बुक के अंदर, एक लॉटरी का क्वेश्चन दे रखा है आपको, जिसके अंदर आपको अलग अलग अमाउंट्स दे रखे हैं, उनसे रिलेटेड प्रोबेबिलिटीज दे रखी है, और आपको एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो वो भी आप देख सकते हो, आप खुद ट्राई करें इस क्वेश्चन को। इस चैप्टर को करने के बाद इस चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चन हैं उनको ट्राई करें, जो पास्ट ईयर असाइनमेंट्स हैं वो करें आप, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में दोबारा मिलते हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।